अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। सबसे पहले तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी उसकी स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। तो द स्टेटमेंट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. Momentum क्या होता है? P is equal to m into v and this is a vector quantity. So मोमेंटम का तो मैंने आपको बता दिया कि लीनियर मोमेंटम P is equal to m into v। और इसमें क्या लिखा हुआ है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो चले हम ऐसा करते हैं कि पहले आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अपनी बुक देखिए, इसी में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, आपने कहीं बाहर से नहीं लेनी। ठीक है। Look at this. It is a system on which no external agency exerts any force। ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। या कोई भी बाहर से उस सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी एग्जाम्पल भी दी है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस enclosed in a glass vessel at constant temperature constitute an isolated system. The molecules can collide with one another because of their random motion, but being enclosed by the glass vessel, no external energy can exert a force on them. मतलब वो आपको आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल दे रहा है कि ग्लास वेसल में अगर एक गैस को इनक्लोज किया जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे पे कोलाइड कर सकते हैं और फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस ग्लास से बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स पे फोर्स जो है गैस पे एक्सर्ट नहीं कर सकता। तब हम उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब आप हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करना है। तो आप देखिए, ये मैं आपको डायग्राम से बता दूं। कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड interacting balls of massing m1 m2 moving along the same straight line in the same direction with velocity v1 and v2 respectively। ये दो बॉल्स हैं, m1 को उसने ब्लू से इंडिकेट कर दिया, m2 को उसने रेड से कर दिया इंडिकेट। m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। अब बिफोर कोलाइडिंग m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है। अब ये कोलाइड कर गए। जब ये कोलाइड करेंगे तो m1 जो है वो m2 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है। जो f है फर्ज करें, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 भी m1 पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा और वो होगी f डैश, और दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी। ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है कि ये भी मैंने एक स्टेप में यूज करनी है। उसके बाद आ जाए, आफ्टर कुलियन क्या हुआ? वो टकराए और फिर जो ब्लू वाला बॉल था उसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई और जो रेड वाला बॉल था उसकी वेलोसिटी v2 डैश हो गई। अब हम इसको जो है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। सो आई चेंज द शेयर स्क्रीन। नाउ आई टेक द नोटपैड। ओके। तो अब हम जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने। ठीक है। कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है, जो बिफोर कुलियन था वो मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कुलियन है। सिस्टम क्या है? दो बॉल्स हैं। जो आइसोलेटेड सिस्टम है उनसे बाहर पे से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू एम वी। ठीक हो गया। अब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल
मोमेंटम ऑफ M1 यानी बॉल 1 बिफोर कुलियन, बिफोर कुलियन क्या आएगा? बिफोर कुलियन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? v1 से, तो इट विल बी m1 v1। अब इसी तरह हम मोमेंटम ऑफ m2, मोमेंटम ऑफ m2 बिफोर कुलियन, दोनों का बिफोर कुलियन मोमेंटम निकाल लो। तो m2 किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिफोर कुलियन? v2 के साथ, तो दिस इज m2 v2। कल मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, F into T is equal to change in momentum, mvf minus mvi, पढ़ाया था, ठीक हो गया। ये रिलेशन हम अभी बाद में अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट एक चीज और कैलकुलेट कर लें, मोमेंट अब आफ्टर कुलियन, मोमेंटम ऑफ m1 आफ्टर कुलियन। तो आफ्टर कुलियन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2 डैश, सॉरी v1 डैश। तो आफ्टर कुलियन m1 का मोमेंटम क्या आएगा? m1 v1 डैश। फिर मोमेंटम ऑफ m2 आफ्टर कुलियन, ठीक है। तो आफ्टर कुलियन m2 का जो मोमेंटम आएगा डेट विल बी m2 v2 डैश, बिकॉज वेलोसिटी ही चेंज हुई है ना। अब आगे चलें, पहले हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ f1 मालूम करते हैं, m1 मालूम करते हैं। चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, m1 का पहला मोमेंटम क्या था बिफोर कुलियन? क्या था? m1 v1। और आफ्टर कुलियन क्या हुआ? m1 v1 डैश। तो फिर बाय दिस रिलेशन वी कैन राइट f डैश इनटू t इज इक्वल टू m1 v1 डैश फाइनल मोमेंटम माइनस m1 v1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ f2 निकालिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, ठीक है। तो m2 का फाइनल माइनस इनिशियल और फोर्स्ड f है, तो इट विल बी m2 v2 डैश फाइनल होगा आफ्टर कुलियन माइनस m2 v2, ठीक हो गया। ये चेंज इन मोमेंटम m1 और m2 की हमने अलग-अलग निकाल रही है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा f डैश इंटू टी प्लस f इंटू टी, और इस साइड पे आएगा f डैश इंटू टी किसके बराबर है? m1 v1 डैश माइनस m1 v1, ओके, प्लस f इंटू टी किसके बराबर है? m2 v2 डैश माइनस m2 v2, क्लियर। अब मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था बॉल 1 जो है बॉल 2 पे जो फोर्स लगाएगा और बॉल 2 फिर जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा, फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी। जब फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी तो इसका मतलब है कि F डैश इज इक्वल टू माइनस एफ। अब इस F डैश की जगह यहाँ पे माइनस एफ लगा दो, ठीक है। माइनस एफ डैश इंटू टी प्लस एफ इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब ये माइनस जो है ना, इसको मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ये, और इसको अब मैंने f लिखना है f डैश की जगह, क्योंकि मैंने ये आपको बता दिया। तो ये माइनस एफ इंटू टी और प्लस एफ इंटू टी, ये क्या हो जाएगा? 0। 0 इज इक्वल टू, फिर ये सारा कुछ लिख लो, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश
minus m2 v2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर परहैप्स 4. ठीक हो गया. अब इस इक्वेशन को ना जरा हम रीअरेंज करते हैं. रीअरेंज कैसे करते हैं कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2. ये हमने कर लिया रीअरेंज. ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर इसको इधर ले आऊं तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश. सो ये क्या है? ये मोमेंटम ऑफ m1 बिफोर कोलिजन, ये मोमेंटम ऑफ m2 बिफोर कोलिजन. तो ये जो मिलके है m1 और m2 एक सिस्टम बना रहे हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम. तो दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. सिस्टम क्या है? m1 और m2 बना रहे हैं, जिसपे बाइट्स आइसोलेटेड सिस्टम है और बाइट से कोई फोर्स जो है वो एग्जर्ट नहीं हो सकती. ठीक है. ये हमने सपोज किया है, आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, तो बाइट से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो सकती. तो दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन. क्योंकि बिफोर कोलिजन m1 की वेलोसिटी क्या थी? v1 और m2 की v2. एंड आफ्टर कोलिजन क्या हुआ था? m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो गई थी और m2 की v2 डैश. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन. ओके. सो यही प्रूव करना था ना कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन is momentum of system after collision, which means that total initial momentum of the system before collision is equal to the total final momentum of the system after collision. Consequently, the total change in momentum of the isolated two ball system is 0. ठीक है. और ये जो टोटल चेंज अभी पिछले मैंने इससे पिछली जो इक्वेशन लिखी थी ना, ये देखें, तो ये टोटल चेंज हमने 0 साबित कर दी थी. ठीक है. अब नेक्स्ट कौन सी ये तो साबित कर दी. For such a group of objects, if one object within the group experiences a force, there must exist an equal but opposite reacting force on some other object in the same group. As a result, the change in momentum of the group of objects as a whole is always 0. ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया. ठीक हो गया. This can be expressed in the law of conservation of momentum, which states that the total linear momentum of an isolated system remain constant. And एक चीज उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज.